हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। बेटे सोशल साइंस में जो है हम लोग 14 नंबर जो चैप्टर का जो आंसर क्वेश्चन जो बचा हुआ था उनको आगे देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 जो दिया गया है, परमाणु निःशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ, अथवा जो है जापान में शांति के लिए निःशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ। जो इससे संबंधित जो नीचे वाले जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, एशिया में या एशिया के तीनों देश भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार हुए, इस पर टिप्पणी की। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको इसके पहले वाले पीडीएफ में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग जो है नेक्स्ट वाले जो पेजेस में जो आंसर क्वेश्चन दिया है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, परमाणु बम होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। ठीक है, तो परमाणु बम में होने वाले जो भयानक नुकसान जो है वो है, पहला है सभ्यता का विनाश, मानव संसाधनों की समाप्ति, गर्भस्थ शिशु के लिए खतरा है, कैंसर जैसे रोगों की उत्पत्ति होती है, देश के विकास में एक सबसे बड़ा बाधक होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है कि उपनिवेशों के प्रति सोवियत संघ और अमेरिका की नीतियों में क्या अंतर और समानताएं थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे समानताएं सबसे पहले दिया गया है। पहला नंबर, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अपने प्रभावों को बढ़ाना चाहते थे। युद्ध के बाद दोनों ही साम्राज्यवाद या निवेशवाद या उपनिवेशवाद के विरोध कर रहे थे। दूसरा है, दोनों ही देश इस प्रयास में थे कि अधिकांश देश उनकी नीतियों, पूंजीवादी व्यवस्थाओं या साम्यवादी व्यवस्थाओं को अपनाएं। नंबर 3 था कि अमेरिकी पूंजीवादी देशों की ताकत बढ़ाना चाहता था, सोवियत संघ जो है साम्यवादी देशों की ताकत बढ़ाना चाहता था। नंबर 4 है, दोनों ही देश जो है अप्रत्यक्ष रूप से विश्व को नियंत्रित करना चाहता था। मतलब दोनों ही ये चाहते थे कि वे पूरे विश्व में जो है अपनी ताकत स्थापित करे या पूरी कमान स्थापित करे, पूरे देश में जो है, पूरी दुनिया में, विश्व में जो है वो शासन करे। ये दोनों से देशों का जो अंतिम लक्ष्य था। ये उनकी समानता रही। अब उसके बाद जो है यहाँ पे असमानताओं में देखिए, तो पहला जो यहाँ पे अमेरिका उपनिवेशों को स्वतंत्र करना चाहता था, लेकिन उन पर अपना आर्थिक प्रभाव बनाए रखना चाहता था। जैसे रूस जो है, रूस उपनिवेशों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता देने के पक्ष में था तथा उपनिवेशों को यथासंभव आर्थिक सहायता देने के पक्ष में था। नंबर 3 है, रूस चाहता था कि साम्यवाद का विश्व में प्रसार हो। अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्रता के बाद साम्यवाद अपनाएं, जबकि अमेरिका चाहता था कि सभी स्वतंत्र होने पर उपनिवेशों से पूंजीवादी व्यवस्था विकसित हो पाए। तो ये इस प्रकार से जो है उपनिवेशों के प्रति जो है सोवियत संघ, अमेरिका और की जो नीतियाँ जो है उसमें अंतर और समानता इस प्रकार से रही। फिर आगे जो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इनको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 9 है इनको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं अपन। नेक्स्ट पेज में हम 30 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ से देखेंगे हम लोग। अमेरिका और सोवियत संघ की आपसी स्पर्धा का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, उत्तरी वियतनाम पर साम्यवादी अर्थात रूस का प्रभाव था, अतः फ्रांस के हटने के बाद अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम पर अपना प्रभाव स्थापित कर वहां एक कठपुतली शासक बिठा दिया। इस प्रकार पूंजीवादी और साम्यवादी प्रतिस्पर्धा के कारण जो है वियतनाम दो हिस्सों में बढ़ गया। उत्तरी वियतनाम पर सोवियत संघ का प्रभाव था और दक्षिणी वियतनाम पर सोवियत संघ का प्रभाव था, और दक्षिणी वियतनाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका का भी प्रभाव था। अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को बचाने के बहाने वहां अपनी सेनाएं भेजी। उधर उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सुधार के लिए एक प्रकार से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो स्पर्धा जो थी वियतनाम एक मोहरा बन गया। अंततः लंबे संघर्ष के बाद सन 1974 में अमेरिका ने अपनी सेनाएं वियतनाम से वापस बुला ली और दक्षिणी वियतनाम अमेरिकी सहायता के बिना टिक नहीं सका, और सन 1975 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का विलय एक हो गया। उसके बाद जो 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमि सुधार का क्या महत्व था। तो उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी प्रभाव था, तो वहाँ साम्यवादी वियतनाम का नियंत्रण भी था। यहाँ विस्तृत भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया गया। इसके तहत यहाँ जमींदारी प्रथा समाप्त करके भूमि जोतने वाले किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया, और हर किसान कितनी जमीन रख सकता है उनका सीमा बांध दी गई। इन सुधारों का नतीजा यह हुआ कि सदियों बाद वियतनाम के गरीब किसान और भूमिहीन मजदूर जमीन के मालिक हो गया। ये किसान अब वियतनाम के सबसे मजबूत समर्थक बन गए। 15वां नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे कि अफ्रीका के अंदरूनी भागों पर कबीलाई मुखिया का नियंत्रण था। इनकी नियुक्ति जो उपनिवेशिक शासक
शासन करता था, यहाँ प्रशासन और शिक्षा के विकास नहीं हुआ। इस कारण यहाँ शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास नहीं हो पाया। शिक्षित वर्ग के अभाव में यहाँ राष्ट्रवादी भावनाओं का भी विकास बहुत देर से हुआ, जिस कारण जो है उपनिवेशी देश अपने लंबे समय तक अफ्रीका पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे। इस प्रकार कबीलाई जो मुखिया जो थे वो प्रशासन के कारण अफ्रीका में राष्ट्रवाद का उदय बहुत देर से हुआ। नंबर 16 है, अफ्रीका में मजदूरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उससे राष्ट्रवादी भावना कैसे बनी होगी। सो देखिए यहाँ पे अफ्रीका में लोगों को खदानें, रेलवे और बंदरगाहों में मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। इन मजदूरों के कल्याण के लिए उपनिवेशी सरकार कोई काम नहीं करती थी। इनका आर्थिक और दैहिक शोषण किया जाता था। धीरे धीरे इन्हें अत्याचारों के विरुद्ध अफ्रीका में एक प्रबल और संगठित मजदूर वर्ग का विकास भी हुआ। यह वर्ग मुख्य रूप से रेलवे, खदानों, बंदरगाहों में कार्यरत था। सन 1945 के बाद यह वर्ग अपने अधिकारों तथा अफ्रीका और गोरे मजदूरों के बीच समानता की मांगों को लेकर संघर्ष करने लगे। यह वर्ग पूरे अफ्रीका में फैलाता था। इनका आंदोलन संपूर्ण अफ्रीका के आंदोलन का एक रूप ले रहा था। इसके चलते पूरे अफ्रीका महाद्वीप के लोगों में एकता और आपसी भाईचारे और साम्राज्यवाद विरोध का भावना उत्पन्न हुई थी। फिर उसके बाद जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है, द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में क्या समानताएं और असमानताएं रही। देखिए, ठीक है, तो द्वितीय युद्ध के पश्चात देखिए यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में समानताएं। पहला जो दिया गया यहाँ पे कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही साम्राज्यवादी देश युद्ध के प्रभाव से आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक सहायता पर निर्भर थे। दूसरा, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पर ही यह दबाव डाला जा रहा था कि वे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करें। नंबर 3 जो है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो जाए। नंबर 4 युद्ध के बाद दोनों देशों के उपनिवेशों में स्वतंत्रता संघर्ष तेजी से बढ़ने लगी। और नंबर 5 जो है कि दोनों देश के समक्ष यह समस्या थी कि वे अपने उपनिवेशों की सत्ता किसे सौंपे। फिर असमानता में देखिए कि युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने अपने भारतीय उपनिवेशों से बड़ी मात्रा में कर्ज लिया था। युद्ध के बाद ब्रिटेन को यह कर्ज चुकाना पड़ा था, जो उसे बहुत महंगा पड़ा था। दूसरा है, फ्रांस ने अधिकांश कर्ज अमेरिका से लिया था, उपनिवेशों से उससे कर्ज प्राप्त नहीं हुआ था। नंबर 3 जो है, ब्रिटिश सेवाओं से में बड़ी मात्रा में भारतीय सम्मिलित थे, जबकि फ्रांसीसी उपनिवेशों के साथ ऐसा नहीं था। नंबर 4 है, ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ब्रिटेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था कि वह भारत को स्वतंत्र करे। फ्रांस पर उतना दबाव नहीं था। तो ये रहा द्वितीय युद्ध के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की स्थिति में समानताएं और असमानताएं। इसके बाद नेक्स्ट वाले पेज देखेंगे। नेक्स्ट वाले जो पेज है इसमें देखिए आपके क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इंडोनेशिया की स्वतंत्रता में जापान की क्या भूमिका थी। तो इंडोनेशिया जो था हॉलैंड का उपनिवेश था। द्वितीय युद्ध में जर्मनी ने हॉलैंड को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और इंडोनेशिया पर जर्मनी के सहयोगी जापान पर कब्जा हो गया था। जापान जो थे इंडोनेशिया की स्वतंत्रता को सैद्धांतिक रूप से माना, लेकिन जापानी सेना ने वहाँ के संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने हॉलैंड विरोधी और राष्ट्रवादियों को खुलकर राजनीतिक कार्य करने दिए। इससे इंडोनेशिया में राष्ट्रवादी आंदोलन विकसित हो रहा था। सुकर्नो, जिन्हें डच सरकार ने 10 सालों से जेल में बंद रखा था, उन्हें भी रिहा कर दिया गया। जापानी सरकार ने इंडोनेशिया की स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार जापान की नीतियों के कारण सन 1939 से सन 1945 तक इंडोनेशिया में राजनीतिक गतिविधियां जो थी वो तेजी हुई। और वहीं पे उनका पैराग्राफ के बाद दिया गया यहाँ पे कि द्वितीय युद्ध में जैसे ही जापान की पराजय तय हुआ, 17 अगस्त 1945 को सुकर्नो ने जापान की सहमति से इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ ब्रिटेन का हस्तक्षेप प्रारंभ हुआ। ब्रिटेन इंडोनेशिया की कई टुकड़ों में ब्रिटेन जो था इंडोनेशिया को कई टुकड़ों में बांटना चाहता था। अतः अब इंडोनेशिया का संघर्ष ब्रिटेन के विरुद्ध था। ब्रिटेन इंडोनेशिया को वापस डचों को सौंपना चाहता था। अमेरिका ने भी ब्रिटेन का साथ दिया। इस बीच यहाँ साम्यवादियों ने भी विद्रोह किया और सुकर्नो को जो है बंदी बना दिया गया। अंततः अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण
27 दिसंबर सन 1949 को इंडोनेशिया औपचारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार से जापान ने इंडोनेशिया में स्वतंत्रता संघर्ष को जीवित रखा तथा यह संघर्ष आगे चलकर इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का एक कारण बना। नंबर 5 जो है, भारत और वियतनाम के राष्ट्रीय आंदोलनों में आप क्या समानताएं असमानताएं देख पाते हैं? तो देखिए यहाँ पे समानताएं, भारत भी विदेशी शोषण का शिकार था जब ब्रिटिश उपनिवेश था, और वियतनाम भी विदेशी शोषण का शिकार था, यहाँ फ्रांस का उपनिवेश था। ठीक है, भारत भी जो है विदेशी शोषण के शिकार हुए थे, लेकिन उनके जो शासक जो थे वो ब्रिटेन था, जबकि जो वियतनाम के जो शासक जो राष्ट्र रहा फ्रांस रहा। वियतनाम गरीब किसानों का देश था, उसने विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों से अत्यंत भयावह युद्ध लड़कर स्वतंत्रता हासिल की थी। तो भारत भी किसानों का देश था, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश में उसका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। नंबर 3 दिया गया है कि फ्रांस वियतनाम को अनाज और कच्चे माल के रूप में देखता था, ब्रिटेन भारत से यही चीज़ें प्राप्त करता था। फिर 1929 को आर्थिक मंदी का जो प्रभाव वियतनाम के किसानों पर पड़ा वह भारत के किसानों पर भी पड़ा। ये रहा समानता है। अब अंतर की बात अगर देखा जाए तो भारत ब्रिटिश उपनिवेश था, वियतनाम फ्रांसीसी उपनिवेश था। दूसरा, वियतनाम पर द्वितीय युद्ध के बाद जापान ने कब्जा कर लिया, भारत पर ब्रिटेन का ही कब्जा रहा। नंबर 3 जो है वियतनाम में आगे चलकर सुएज संयम संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप के कारण यह 2 भागों में बढ़ गया। भारत में ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, फिर भी अंग्रेजों ने उसे हिस्सों में मार दिया। भारत लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ और विभाजित हुआ। वियतनाम लंबे संघर्ष के बाद अमेरिकी हस्तक्षेप में स्वतंत्र हुए और एकीकृत हो गया, सम्मिलित हो गया। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका जो यूनिट नंबर मतलब इकाई नंबर जो है 14, जिसका आंसर क्वेश्चन का PDF जो है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।